हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का जो वन लाइनर बुक है उसको हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा भूगोल का जो चैप्टर 5 था जिसमें हम लोग स्थल मंडल पढ़ रहे थे, उसी में एक टॉपिक है ज्वालामुखी। ठीक है, हम लोगों ने चट्टान के बारे में पढ़ा था और चट्टान के बाद ये हमारा टॉपिक आएगा ज्वालामुखी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी भूपटल पर एक प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। देखिए ज्वालामुखी क्या है कि यह भूपटल पर एक प्राकृतिक छेद है। जैसे यह हमारी धरती है तो यहाँ पर एक छेद होती है जो कि प्राकृतिक रूप में होती है। इसको प्राकृतिक छेद कहेंगे इसलिए क्योंकि यह जो ज्वालामुखी की घटना घटती है यह पूर्णतः प्राकृतिक घटना है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जो ज्वालामुखी की घटना होती है यह क्या होती है, एक प्राकृतिक छेद से, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जो भूपटल होती है उसमें एक छेद होती है और उस छेद से, ठीक है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर छेद होता है, उस छेद से जो है गर्म पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। तो इस छेद से जो है लावा निकलती है जो कि गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है, और भाप, राख आदि यहाँ पर और कई तरह के अन्य गैस भी निकलती है। तो इसी घटना को ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। देखिए जब ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ऐसे ज्वालामुखी जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो यहाँ एक कप जैसी संरचना बन जाती है। ये जो कप जैसी संरचना बनती है इसी को क्रेटर कहते हैं। ठीक है, इसी संरचना को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। बाहर हवा में उड़े हुए लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं जिसे सिंडर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसमें से लावा इस तरह से निकलती है, बहुत ही तीव्र गति से निकलती है। तो कुछ ऐसे ऐसे बूंदों की तरह इधर जो आती है और ठंडा हो जाती है तुरंत। ठीक है, जो तुरंत ठंडा हो जाती है, जो कि हवा में होती है, हवा में उड़कर लावा जो है शीघ्र ही ठंडा हो जाती है, उसको सिंडर कहते हैं। ठीक है, ये जो लावा निकलती है जो कि हवा में उड़कर बहुत ही जल्द छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, ये बहुत जल्द क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं और जो कि छोटे ठोस में बदल जाते हैं। ये लावा जो होता है गर्म पिघला हुआ पदार्थ के रूप में रहते हैं, और जब ये ठंडा होते हैं तो ये ठोस का रूप धारण कर लेते हैं। उद्गार में निकलने वाले गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। जो इस उद्गार होता है, जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार होता है कई तरह के गैस निकलते हैं, उन गैसों में सबसे जो अधिक निकलती है वह वाष्प निकलती है। ठीक है, ठीक है, वाष्प या आप कह सकते हैं भाप निकलती है। ठीक है, तो इसमें जो वाष्प की मात्रा होती है अन्य गैसों की तुलना में अधिक होती है। पेले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। तो जो पेले अश्रु हैं इनका भी निर्माण कब होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय। ठीक है, अब उसके बाद है कि उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। तो उद्गार के अवधि के अनुसार जो है ज्वालामुखी को 3 प्रकारों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, तो एक है सक्रिय ज्वालामुखी। हम यहाँ पर नाम पहले जान लेते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा जो है शांत ज्वालामुखी। तो ये 3 तरह के यहाँ पर ज्वालामुखी की बात की गई है। ये अवधि के अनुसार इनको वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इनके अवधि और उद्गार के अनुसार मतलब इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इतने सारे यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है इसमें जो बातें हैं वो ध्यान से सुनिए कि ज्वालामुखी जो है वह एक प्राकृतिक छेद या दरार से क्या होती है, उत्पन्न होती है। और उस प्राकृतिक छेद या दरार से क्या होता है, पिघला हुआ पदार्थ जिसको हम लोग लावा कहते हैं, पिघला हुआ पदार्थ, लावा और राख और भाप, अन्य गैसें निकलती है। इसमें सबसे अधिक जो निकलती है वह भाप यानी कि वाष्प निकलती है। ठीक है, और जो ज्वालामुखी के कप के अनुसार, कप के आकार का जो ज्वालामुखी का मुख होता है वह कप के अनुसार हो जाता है, इस तरह का
इस तरह से वह कप के अनुसार हो जाता है। तो ये जो कप के अनुसार हो जाता है, तो इसी भाग को क्या कहते हैं, इसी भाग को क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, और अवधि के अनुसार इसको 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी को देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा पहला ज्वालामुखी का प्रकार है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। इसमें उद्गार जो है, उद्गार होता रहता है। ठीक है, इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। ठीक है, तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय कहने का मतलब ही है कि यह एक्टिव है, यानी कि इसमें जो उद्गार है वह समय समय पर होते रहता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे ये ज्वालामुखी है, तो इससे जो है उद्गार हमेशा समय समय पर होते रहता है। ठीक है, और कुछ समय के अंतराल पर ये होते रहता है। ठीक है, और इसमें प्रमुख है, ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण में देखें तो इसमें सबसे प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बली। मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। तो जो यहाँ पर मैक्सिको में, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, कोलिमा कोलिमा ज्वालामुखी। ठीक है, कोलिमा ज्वालामुखी में अब तक लगभग 40 बार से अधिक क्या हो चुका है, उसका उद्गार हो चुका है, यानी कि वह 40 बार विस्फोट कर चुकी है, मतलब उद्गार हो चुका है। ठीक है, इसीलिए इसको एक्टिव ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा गया है। एक्टिव ज्वालामुखी का मतलब ही होता है कि वो अक्सर उनका उद्गार होते रहता है। ठीक है, और एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर आपको मिला है कि इसमें प्रमुख जो है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बली। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, स्ट्रोम्बली को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली जो है भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर अवस्थित है। इसका जो अवस्थित स्थान बताया गया वह कहाँ पर है, कि जो स्ट्रोम्बली है भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर यह स्थित है, लिपरी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा स्ट्रोम्बली को। ठीक है, स्ट्रोम्बली कहाँ है, तो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर है। आप सिर्फ लिपरी द्वीप भी याद रखिएगा तो बहुत है। ठीक है, तो स्ट्रोम्बली कहाँ है, लिपरी द्वीप पर है, और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी आप समझ चुके हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जिनका उद्गार अक्सर उनका उद्गार होता रहता है। ठीक है, और ऐसे ही एक कोलिमा ज्वालामुखी है जिसका अब तक 40 बार उद्गार हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए नोट डालकर लिखा गया है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर है। ठीक है, जो कि यूएसए में है। किलाई हवाई द्वीप कहाँ पर है, यूएसए में है। और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अगर कोई है तो वह किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जो किलायू है यह कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप, जो कि यूएसए में है, वहां पर यह अवस्थित है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह किलायू है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो प्रकार हमें पढ़ना था वह है प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब हो गया कि जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, यानी कि अभी नजदीक के समय में, यानी कि पीछे के नजदीक के समय में अभी फिलहाल में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनका अभी निकट अतीत में, यानी कि अभी तुरंत उनका उद्गार नहीं हुआ है। निकट अतीत का मतलब कि अभी जैसे कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में उनका उद्गार नहीं हुआ है, तो इनको ऐसे को हम कहेंगे निकट अतीत। ठीक है, तो जैसे 5 साल में, 10 साल में, या 20 साल, 25 साल, इस तरह से, तो उनका अगर अभी उद्गार नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है इनका कभी भी उद्गार हो सकता है, भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, अभी इनका उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इनका कभी भी भविष्य में उद्गार हो सकता है। उदाहरण है, इनके उदाहरण दिया गया है विसुबियस ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर पे है। ठीक है,
क्राकाटोवा, क्राकाटोवा जो कि सुडा जलमंडरू मध्य में है, और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो कि फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कि जापान में है, और मेयन, मेयन ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में है। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में ये समझ गए कि वो ज्वालामुखी जो एक्टिव होता है, जिसमें लगातार हमेशा क्या होता है, उद्गार होते रहता है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जिनका निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं होता है, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं है कब इनका उद्गार हो जाए, ठीक है, यानी कि इनमें उद्गार की संभावना होती है, ठीक है। अब उसके बाद है शांत ज्वालामुखी, ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, शांत ज्वालामुखी। देखिए शांत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो, ठीक है, यानी कि ऐसे उद्गार, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, शांत ज्वालामुखी कहेंगे। यानी कि अभी उनका कोई ना उद्गार हुआ है, ऐतिहासिक उद्गार भी नहीं मालूम है, और आगे भविष्य में भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। इसके उदाहरण है कोह सुल्तान कोह सुल्तान एवं देमबंद, देमबंद ज्वालामुखी जो कि ईरान में है, पोपा, पोपा जो कि म्यांमार में है, और किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, और चिम्बराजो, चिम्बराजो जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। तो ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। हम लोगों ने 3 ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह होते हैं जिनका अक्सर उद्गार होते रहता है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जिनका निकट समय में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उनका उद्गार होने की संभावना होती है, कभी भी उद्गार हो सकते हैं। शांत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनका उद्गार नहीं हुआ है, यानी कि जिनका निकट भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि जिनका उद्गार होने का कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं, ठीक है, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। जब आप ये इंटरनेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, तो आपको एक चित्र आएगा इस तरह से गोल, और इस पर रेड रेड ऐसे दिखाया हुआ रहेगा जगह जगह पर, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी को दर्शाती है। तो यहाँ पर बात ये कहा जा रहा है कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का जो अधिकांश भाग है, जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है, वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में स्थित है। वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं, और प्रशांत महासागर के इस तटीय भाग में जो ज्वालामुखी पाया जाता है, को अग्नि वलय यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं, ठीक है। तो महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। यानी कि इन सभी ज्वालामुखी का जो कि प्रशांत महासागर के तटीय भाग में फैले होते हैं, इनका हमेशा से क्या होता है, उद्गार होते रहता है, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसीलिए इनको इनके जो संरचना है, इस संरचना को अग्नि वलय यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर अवस्थित है। तो सबसे जो अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वह अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। देखिए एक चीज और यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर जो है फैक्ट सिर्फ याद करना है, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ज्वालामुखी जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। अब देखिए गेसर, गेसर क्या है, गेसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही गेसर कहा जाता है। देखिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इससे गर्म पदार्थ निकलती है, गर्म लावा निकलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय क्या होता है, दरारों या सुराखों से क्या होता है,
पानी निकलने लगती है, पानी और वाष्प निकलने लगती है, जो क्या होती है बहुत ऊंचाई तक, ठीक है, कुछ अधिक ऊंचाई तक, जैसे कि 20 फीट, 10 फीट या फिर लगभग लगभग 30 फीट तक, मतलब इनका ऊंचाई होता है। जैसा वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा उस तरह से ये क्या होती है अधिक ऊंचाई तक निकलने लगती है, और इसी को कहते हैं गेसर कहते हैं। इसको अगर सही से समझना है कि जब आप खेत में पानी ले जाते हैं पाइप के माध्यम से, और पाइप क्या हो जाता है कहीं पर फट जाती है, ठीक है, और इधर जो होता है प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि इस तरह से ऊपर पानी निकलने लगता है। उसी तरह से जो धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से उसी तरह से पानी निकलने लगती है जिस तरह से पाइप फटने पर पानी निकलने लगती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को गेसर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका उदाहरण है, जैसे कि जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, यह यूएसए के योलोस्टोन पार्क में है, जिसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। तो जो ओल्ड फेथफुल गेसर है यह यूएसए के योलोस्टोन पार्क में है, और इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होते रहता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि गेसर क्या है, जब कुछ जो क्या होता है कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय क्या होता है, दरारों तथा सुराखों से जो जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, तो इसी घटना को गेसर कहा जाता है। और ऐसा एक उदाहरण हमें मिलता है ओल्ड फेथफुल गेसर, जो कि यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, और इसमें प्रत्येक मिनट क्या होता है उद्गार होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं धुआंरे। धुआंरे ये क्या है कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। धुआंरे क्या है कि ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था के प्रतीक है, यानी कि जब ज्वालामुखी अंतिम अवस्था में आ जाता है तो वहां पर धुआंरे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, धुआंरे की घटना होती है, इसमें क्या होती है कि इसमें गैस एवं जलवाष्प निकला करते हैं, ठीक है। यानी कि जब धुआंरे होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था होती है, तो उसमें गैस एवं जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोल्फात्रा कहा जाता है, ठीक है। गंधक युक्त जो धुआंरे होते हैं, गंधक युक्त क्या होते हैं जो धुआंरे होते हैं, उनको सोल्फात्रा कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि सोल्फात्रा कहते हैं। अलास्का जो कि यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है, यह अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। तो कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा एवं न्यूजीलैंड की प्लेनिटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। तो ये दो धुआरे का नाम यहाँ पर बताया गया है, सुल्तान का कोह सुल्तान धुआरा, ठीक है, ईरान का कोह सुल्तान धुआरा, ईरान का कोह सुल्तान धुआरा, और न्यूजीलैंड का प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा, ये दो ऐसे धुआरे हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। और हजार धुआरों की जो घाटी कही जाती है वह कही जाती है कटमई पर्वत को, जो कि अलास्का यूएसए में है, ठीक है। तो अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरे की घाटी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वह कोटापैक्सी है, जो कि इसकी ऊंचाई 19,613 फीट 19,613 फीट है, और यह इक्वाडोर में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है कोटापैक्सी, ठीक है, कोटापैक्सी, और इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट, और यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है इक्वाडोर में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है, अर्जेंटीना में चिली देश के सीमा पर स्थित है।
तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है ओजस डेल सलाडो। और ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है वह एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर स्थित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई 6,960 किलोमीटर 6,960 मीटर है। ठीक है, 6,960 मीटर है। तो विश्व की ऊंचाई पर स्थित अगर कोई शांत ज्वालामुखी के नाम आपसे पूछे तो उसका नाम है एकोनोकोगुआ। ठीक है, एकांकागुआ। ठीक है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें इस शांत ज्वालामुखी का, तो इस शांत ज्वालामुखी का ऊंचाई है 6,960 मीटर। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगी वह भूगोल होगा। ये अभी हम लोग स्थल मंडल के अंतर्गत ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको अलग अलग करके देख रहे हैं ताकि हमें समझने में आसान हो। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग भूकंप के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह भूकंप पर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई आपके पास सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सलाह है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और जियोग्राफी को भी अब धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग स्थल मंडल को पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें भूकंप के बारे में पढ़ना है।